तो चैप्टर 1155। पिछले चैप्टर में हमने दो मेन पॉइंट्स देखे। पहला, रॉक डी ज़िबेक का असली चेहरा, और दूसरा ये कि ये बंदा ब्लैक बेड का फादर है। तो भाई अगले चैप्टर पर बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स या फिर एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो, वीडियो अपने आप तुम्हारी फीड में पहुंच जाएगी। तो बढ़ते हैं 1155 की तरफ। चैप्टर वहीं से कंटिन्यू हुआ है जहां से पिछला खत्म हो गया था। ज़िबेक ने लोकी से दो सवाल पूछे हैं, क्या ये एल्बाफ है, और दूसरा अगर है तो हमें हेरोल्ड कहाँ मिलेगा। लोकी जवाब देता है, हाँ ये एल्बाफ है, लेकिन पापा इस वक्त यहाँ नहीं है, वो बाहर देशों में घूमते रहते हैं। वैसे तुम तो वो छोटे ह्यूमंस हो ना, मैंने पहली बार तुम्हारे जैसा छोटा ह्यूमन देखा है, बहुत प्यारे हो तुम सब। ये सुनकर ज़िबेक उससे कहता है, रुको, क्या तुमने अभी अभी पापा कहा, तुम हेरोल्ड के बेटे हो। वैसे वो यहाँ तो है नहीं, लेकिन हम उनसे फिर भी बात तो कर सकते हैं ना। और वैसे तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। लोकी जवाब देता है, मेरा नाम लोकी है। ज़िबेक कहता है, अच्छा लोकी, सुनो मेरी बात, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अभी पहले घर जाओ और किसी एक सिपाही से अपने पापा को संदेश भेज दो। उनसे कहो कि लोकी को बहुत ज्यादा चोट लगी है, जल्दी से जल्दी एल्बाफ वापस आ जाओ। लोकी को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अपनी जबान संभाल कर बात करो, मुझे देखकर लगता है कि मैं तुम जैसे छोटे ह्यूमंस का आदेश मानूं। तुम चाहते हो कि मेरे पापा सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ आए क्योंकि मुझे चोट लगी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी तुम्हारे जैसा कमजोर और छोटा ह्यूमन मुझे कैसे ऑर्डर दे सकता है। और ये सुनकर रॉक्स को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तलवार निकालकर लोकी को मारने की कोशिश करता है। वैसे यहाँ मेंशन किया गया है कि ज़िबेक तलवारबाजी में बहुत माहिर है। उसके एक हिट से बड़े बड़े माउंटेन्स तक दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ज़िबेक लोकी पर स्वॉर्ड से हिट करके कहता है, ये हुई ना बात, अब लग रहा है कि लोकी को सच में चोट लगी है। अब सीन चेंज होता है मरीज वाज में। 8 साल पहले हेरोल्ड की मुलाकात ज़िबेक से हुई थी यहाँ पर। वैसे यहाँ पर कई राजाओं की मीटिंग चल रही है, लेकिन किसी पायरेट ने मीटिंग में से 5 राजाओं को किडनैप किया था। 99% गारंटी है भाई कि वो ज़िबेक ही हो सकता है। और वैसे उसके अगले पैनल में ही हमारी ईमो समाज भी दिखाई गई है। वो कहती है या फिर कहता है, उन लोगों की जान में नहीं ले सकता। पता नहीं इसका मतलब भी क्या है भाई, इसकी बात का कोई सेंस नहीं बनता कभी भी। और तभी पीछे से ज़िबेक कहता है, वैसे इस सब से वहां होली लैंड में बहुत ज्यादा हलचल मच गई होगी। ज़िबेक इतना पावरफुल था कि उसने वो कांड करके वहां से सही सलामत ईमो के घर में घुस गया था भाई। और उसके अगले पैनल में ये मेंशन किया गया है कि किसी डेवी जोन्स पायरेट को पता है कि ये सब वो हैंडल नहीं कर पाएगा, इसी वजह से उसने हार मान के अपने कदम पीछे ले लिए थे। और तभी ज़िबेक ईमो से कहता है कि बस थोड़ा इंतजार कर लो, मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा। वैसे उन्होंने ये भी बताया है कि उस दिन वहां पर एक और इंसान था जो कि बाहर वाला था। उसके बाद सीन चेंज होता है सेलेस्टियल ड्रैगन्स के यहाँ। वहां पर अचानक से हेरोल्ड आकर बीच में से भागने लगता है। और हैरानी की बात यह है कि उसके ऊपर आग लगी हुई है और वो वैसे ही भाग रहा है। वहां पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वो हेरोल्ड को देखकर कहते हैं, अरे उस जायंट को देखो, ये तो नॉर्मल जायंट से भी बहुत बड़ा है, मुझे वो गुलाम के तौर पर चाहिए। दूसरा कहता है, नहीं नहीं नहीं, हमें उसे मारकर उसे एक शो पीस बना सकते हैं। और दूसरी तरफ हेरोल्ड को देखकर सिपाही भी गुस्से में चिल्ला रहे हैं, सारे गार्ड्स सेलेस्टियल ड्रैगन्स की रक्षा करो, जाओ। और ये सब सुनकर हेरोल्ड भी उन्हें चिल्लाकर बोल रहा है, आग आग आग, मुझे माफ कर दो, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ से गुजरना भी एक क्राइम है। गार्ड्स उसे देखकर चिल्ला रहे हैं, उस किडनैपर को पकड़ो, उसे जाने मत देना। हेरोल्ड कहता है, अरे भाई मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। दूसरी तरफ गार्ड्स भी चिल्ला रहे हैं, उसने एक एडमिरल को जान से मारा है, पकड़ो उसे, कि वो कैसल की तरफ भाग रहा है। हेरोल्ड और ज़िबेक दोनों भी एक दूसरे की तरफ भाग रहे होते हैं। हेरोल्ड को उसे देखकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, शायद यही वो बंदा है जिसने 5 राजाओं को किडनैप किया है, इसी की वजह से लोग मुझे जिम्मेदार मान रहे हैं, इसको अभी दिखाता हूँ। और हेरोल्ड को सामने से जाता देख ज़िबेक कहता है, अरे एक जायंट यहाँ होली लैंड में क्या कर रहा है, यार तुम जैसे लोगों को जंगल में मत रखा करो।
और तभी दोनों के बीच में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़ेबेक उससे पूछता है, कौन हो तुम, अपना नाम बताओ। हेरोल्ड कहता है, मेरा नाम हेरोल्ड है। ज़ेबेक कहता है, मेरा नाम रॉक्स है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा अगला वार शहर की तरफ करो, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें यहाँ वो गुलाम बना देंगे। और ज्यादा सवाल मुझ पूछो, जो कहा गया उतना ही करो। और दोनों के बीच में क्लैश इतनी बड़ी हो जाती है कि उनके हाथी से 5 किलोमीटर तक का रेडियस में सब उड़ के चले जाता है। लेकिन तभी हेरोल्ड उसे पूछता है कि भाई एल्बाफ किस तरफ है। ज़ेबेक कहता है, उस तरफ जाओ, और हाँ, अगर हम बच गए तो दोबारा जरूर मिलेंगे हेरोल्ड। हेरोल्ड कहता है, पागल हो क्या, तुम जैसे क्रिमिनल से दोबारा कौन मिलना चाहेगा, और वैसे क्या तुम इतनी ऊपर से छलांग लगाने वाले हो। ज़ेबेक ने उस कैसल के ऊपर से छलांग लगा दी है भाई। एक एडमिरल को मारकर उस पर एक बहुत बड़ी बाउंटी लगा दी थी उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं दिखाया है कि कितनी बड़ी बाउंटी है भाई। पूरे नेवी में ये खबर फैल गई थी और साथ ही डर का माहौल भी। उसके कुछ समय बाद रॉक्स पायरेट ने सेलेस्टियल ड्रैगन्स के शिप्स को लूटकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस समय तक ज़ेबेक हमेशा से गवर्नमेंट के खिलाफ जाता था, लेकिन उसके बाद उसने पायरेट्स को भी मारना शुरू कर दिया था। उन दिनों में पायरेट्स के बीच में गेम्स हुआ करते थे, मतलब आपस में लड़कर वो ये तय करते थे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। और ये कोई आलतू फालतू नहीं, बल्कि बहुत ही खूंखार लड़ाई थी। और इसी कंपटीशन में से जो सबसे पावरफुल बंदे होते हैं उसको ज़ेबेक ने अपने क्रू में शामिल कर दिया था। इसी वजह से उसके पास सारे क्रूमेट्स बहुत ही पावरफुल लेवल के थे। इसी बीच ज़ेबेक व्हाइट बीयर्ड से बातें कर रहा है। वो कहता है, तुम्हें पता है एल्बाफ के पास एक बहुत ही बढ़िया बंदा है, तुम उसे एक बार देखोगे तो समझ जाओगे। और वो सब वहीं से एल्बाफ के लिए निकलते हैं। अब सीन चेंज होता है एल्बाफ के कैसल में। लोकी के कहने से हेरोल्ड सब छोड़कर उसे घायल देख वापस आ गया था। वो लोकी को देखकर कहता है, मैं जितनी जल्दी हो सकता था पहुंच गया, लेकिन मुझे खुशी है कि लोकी तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे पता था कि लोकी तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें ऐसे ही उस डेल रेल में नहीं कूदना चाहिए था। तुम लकी थे जो वहां से सही सलामत लौट आए, वहां पर और भी खतरा हो सकता था। लोकी मन ही मन में ये सुनकर सोच रहा था, क्या पापा सच में आ गए हैं, वो भी सिर्फ मेरे लिए? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और उसके बाद हेरोल्ड रॉक्स पायरेट से भी मिलता है। हालांकि ये सब उसी का प्लान था। हेरोल्ड उससे कहता है, रॉक्स, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ेबेक कहता है, हेरोल्ड मेरे दोस्त, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, चलो मेरे क्रू में शामिल हो जाओ। मैं जानता हूँ कि उस वक्त गवर्नमेंट ने तुम्हारी बात नहीं मानी, अब तुम समझ गए होगे कि वो लोग बेवकूफ हैं। चलो अब वक्त आ चुका है। हेरोल्ड उससे कहता है, पागल मत बनो, अगर मैं तुम्हारे क्रू में शामिल हो जाऊंगा तो शायद मैं कुछ और ही बन जाऊंगा। मैं अपने लोगों के साथ ही ठीक हूँ। ये सुनकर ज़ेबेक उससे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जो भी तुम दूसरे देशों के साथ मिलाव कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि इससे तुम वो पा लोगे जो तुम्हें चाहिए? तुम्हें थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जरा सोचो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ताकत है, तुम चाहो तो एल्बाफ की पावर से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। वैसे इस पैनल में रॉक्स पायरेट की काफी मेंबर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि शिकी, स्टूसी, व्हाइट बियर्ड और भी बहुत सारे हैं। ज़ेबेक की बातें सुनकर हेरोल्ड उसे कहता है, देखो वो सब अब पुरानी बातें हैं, अब एल्बाफ बदल चुका है, अब हम किसी को भी बिना कारण के नहीं मारते। ज़ेबेक कहता है, कुछ नहीं बदला, वो खून खराबा अब भी तुम्हारी रगों में है, बस तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। और तभी बीच में व्हाइट बियर्ड उनसे कहता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो और खाने को एंजॉय करो। ये सुनकर हेरोल्ड उनके क्रू से भी बातें करता है, तुम लोगों को अपने कैप्टन की बातें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपने आप को ही खतरे में डाल रहे हो। और तभी उसकी बातें सुनकर शिकी हंसने लगता है। वो कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें लगता है कि हम इसकी बात सुनेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी ये मर भी जाए तो भी हम में से कोई एक आंसू भी नहीं बहाएगा। स्टूसी कहती है, देखो ऐसा नहीं है कि हम उसका हर ऑर्डर मानेंगे, हमारी भी तो कोई चॉइस है। अगर उसकी बातें, उसका प्लान हमें ठीक लगे तो ही हम उसका मानेंगे। उसके बाद डॉन मैरलॉन हेरोल्ड से कहता है कि क्या तुम्हें पायरेट आइलैंड के बारे में पता है? कहा जाता है कि दुनिया भर के देशों में सबसे बुरे कैदियों को वहां भेजा जाता है। और तभी व्हाइट बियर्ड कहता है, पता है
उस आइलैंड पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां तुम सिर्फ अपने मरने का इंतजार कर सकते हो। उसके बाद रॉक्स की एक क्रूमेट उनसे कहती है, लेकिन पिछले साल वो सारे कैदी एक साथ रहने लगे हैं। और तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? और तभी गांजुई नाम का एक बंदा कहता है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन उस आइलैंड पर बहुत बड़े अमाउंट में सोना छुपा हुआ है और इसी वजह से एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन ने उस सोने की खोज के लिए उन क्रिमिनल्स की मदद की है। और आखिर में ज़िबेक हैरोल्ड से कहता है, और वैसे इन दिनों में तुम्हें पता है, अगर कोई उस आइलैंड के पास भी जाए तो वो लोग उसे मारकर उसका सब कुछ छीन लेते हैं। और इसी वजह से मैंने गवर्नमेंट से एक सौदा किया है। अगर हम आपको वो आइलैंड वापस दिला दे तो हमें कितना पैसा दे सकते हो? और एक बार हमें वो पैसा मिल जाए तो हम उस पायरेट आइलैंड को साफ कर देंगे और पैसा आपस में बांट लेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि इसके बाद हम उस आइलैंड को गवर्नमेंट के हवाले करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम वहीं पर रहकर उन पायरेट्स को अपने कब्जे में ले लेंगे और उस पूरे आइलैंड को हमारा अड्डा घोषित कर देंगे। वैसे भी मैंने नेवी ऑफिसर्स को भी वहां आते जाते देखा है, वो भी उन पायरेट्स के लिए काम करते हैं। और ये सब बस एक शुरुआत है। मेरी जिंदगी का असली मकसद इससे भी बहुत बड़ा है। मैं उस पायरेट आइलैंड को अपने कब्जे में लेकर नेवी को बर्बाद कर दूंगा और साथ ही होली लैंड को भी। और इस सब के बाद मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। ये सब सुनकर हैरोल्ड उससे कहता है, तुम्हारे दुश्मन तो बहुत बड़े हैं, तुम लगभग पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले रहे हो। ज़िबेक कहता है, तुम कुछ भी कहो, लेकिन एक दिन कोई न कोई इसे पूरा कर ही देगा। मेरी बात को समझो, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो जिंदगी भर साथ दे। मेरे क्रू में शामिल हो जाओ। अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे इन सब की बातें लोकी छुपके से सुन रहा है और उसे लग रहा है कि अब उसे अपनी जिंदगी का एक असली मकसद मिल चुका है। और इस सब के 4 साल बाद ज़िबेक ये तय करता है कि हमें अब पायरेट आइलैंड पर हमला बोल देना होगा। और भाई शायद उनके इन्हीं इरादों की वजह से गार्प और रॉजर ने साथ मिलकर उन्हें रोकना पड़ा था। और भाई यही होता है चैप्टर खत्म। अगर वीडियो यहाँ तक देखी हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करते जाना ताकि अगला एपिसोड या फिर चैप्टर मिस ना कर सको।